क्या हो गया जिसमें कुछ चीज़ें चल नहीं रही हैं सिस्टम में। ओके चल गई। ओ ये तो दिल थाम के बैठिए। आज डीएलएक्स का पार्ट 2 शुरू करते हैं आफ्टर द। अच्छा मैंने इसमें पहले आपको ये बताया था। पहला टॉपिक कौन सा बताया था डीएलएक्स में? ये बहुत अलग चीज़ है। टैक्स सेविंग है ये। ठीक है तो थोड़ा सा देखना इसको। ओके गाइस, डीएलएक्स एमएमसी का ही एक पार्ट है, लेकिन ये भी मैंने इसको ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करी है। ठीक है। सो इसका जो पार्ट 2 है वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा, मज़ा आएगा इसे सुनने में। ठीक है। ओके सो ये है हमारे पास LAA। इसका मतलब होता है लीजिंग। देखो ये नाम मैं अपने आप से ही रखता हूँ खुद से, मतलब जो मुझे बेस्ट लगता है टॉपिक के रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे। एलोकेशन। ये लॉस एंजलिस नहीं है और लास वेगस तो बिल्कुल नहीं है। ये डीएलएक्स पार्ट जो है मैं आपको बता दूं ये क्या कॉन्सेप्ट है। पुराने लोगों को पता है लेकिन नए को नहीं पता। ये मैंने बहुत पहले इसके बारे में डिस्क्राइब किया था, लेकिन इसको मैंने बताया था कि मैं बहुत आगे जाके बताऊंगा। ठीक है। तो डीएलएक्स का मतलब है कि जब एक ऐसी कंडीशन हो, दो कंडीशन है जब जैसे हमारे पास हमारी स्किल से एसिड बन जाते हैं। एसिड कैसे? पहले हमारे पास कैश बनता है, कैश से हम एसिड ले लेते हैं और फिर बाद में एसिड अगर यहाँ पर डूब जाए, सब हाथ से चला जाए, जैसे हम लोग बैंकक्रप्ट कहते हैं। तो इसके बारे में तो मैंने बेसिकली पहले एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंस हाई होने की वजह से हो सकता है, या फिर पुअर रिस्क मैनेजमेंट। ये पहला पार्ट मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी। अब थोड़ा सा आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि अगर एसिड बैंकरप्ट ही नहीं हुआ तो ये जो स्किल से, ये जो हमारी स्किल है जो हम सीख रहे हैं अभी, एमएमसी है। ठीक है। तो इस स्किल से कुछ ना कुछ हमारे पास एक सोर्स जनरेट होगा कैश फ्लो का। ठीक है। सोर्स मतलब पैसा आने का एक तरीका, कैश फ्लो। अब इस कैश फ्लो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमें, क्योंकि आजकल तुम इंस्टाग्राम देखते हो, रील देखते हो, एंड उसके अंदर कई सारी आपके सामने ना 99% चीज़ें, आप ये समझो कि जितने भी आप रील शॉट देखते हैं वो सब आपकी मैनिपुलेटेड फेक होती हैं। इसलिए ना तो कभी भी सोशल मीडिया से हेल्थ एडवाइजरी लेना, ठीक है, ना कभी भी फाइनेंशियल एडवाइजरी लेना, और ना कभी भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो मत लेना। कहने का मतलब है कि बस एंटरटेनमेंट पर्पस देखना है तो देख सकते हो, इसके अलावा नॉलेज पर्पस मत देखना, क्योंकि कुछ नहीं होता उसमें। अगर मैं भी, अगर मान लो मेरा भी मूड खराब है या मेरा भी कुछ है, तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, सोशल मीडिया क्या यूज़ करूँगा मैं फनी वीडियो देख लूँगा। बिल्ली गिर गई, बिल्ली चिल्ला रही है, ठीक है, कोई एक दूसरे में लड़ाई हो रही है, बिना कंट्रोवर्सी वाली, नॉर्मल, तो वो देख के अपना ठीक हो जाता है। ओके। वैसी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन तो जब ये कैश फ्लो शुरू होता है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम इसमें दो चीज़ करते हैं। एक तो होता है एक्सपेंस के लिए भागते हैं, भाई मुझे महंगी घड़ी चाहिए, भाई मुझे महंगा घर चाहिए, कपड़े चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ठीक है। दूसरा है हम जाते हैं अपने कुछ ना कुछ एसेट खरीदने के लिए। एसेट हमारे कुछ भी हो सकता है। एसेट क्या हो सकता है? एसेट हो सकता है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट होती है रियल इस्टेट, जो सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसमें हर कोई नहीं इन्वेस्ट कर सकता। दूसरा आपके सामने कमोडिटीज़ होती हैं,
जैसे आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट गोल्ड, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट, लास्ट इम्पोर्टेंट सिल्वर, और फिर लास्ट में प्लेटिनम। तो ये बेसिकली हमारी कमोडिटी, इन सब पे ज़्यादातर लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। तीसरा है कि अगर कोई और आपने शेयर कंपनी का खरीदने के बारे में सोचा कि मैं कंपनी की शेयर या फिर इंडेक्स फंड यूज़ कर रहा हूँ अपने पैसे को से एसेट में डालने के लिए, ठीक है, अब सुनो मेरी बात अच्छे से। अगर ये कैश फ्लो, अगर ये वाला कैश फ्लो आपके एसेट में चला गया, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर ये कैश फ्लो मेरा एसेट में चला गया ना, तो ये भूल जाओ कि इसे मुझे लिक्विड करना है, इसे मुझे बेचना है। प्रॉपर्टी बेचना दुनिया का सबसे बेवकूफ़ काम होता है। गोल्ड बेचना दुनिया का सबसे बेवकूफ़ काम होता है। इंडेक्स फंड से पैसा निकालना सबसे बेवकूफ़ काम होता है। ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं जिनमें अगर 1 रुपया भी पैसा बाहर निकाल दिया तो सबसे पहले सामने, आपके सामने, तो कोई पॉपकॉर्न पे टैक्स भरने वाले लोग आ जाएंगे कि टैक्स भरो, पहले टैक्स लाओ लाओ लाओ, बाद में बैंक में पैसे आएंगे, पहले टैक्स आएगा उसके बाद। अब यहाँ पर एसिड क्रिएट हो गए। एसिड पे जब तक गवर्नमेंट टैक्स नहीं डाल सकती, जब तक ये बैंक में नहीं आ रहे, कहने का मतलब जो बैंक में पैसा उस पर टैक्स होता है, बैंक के अलावा टैक्स नहीं होता। तो अगर ये बिक गया तो इसका मतलब है कि अब इसमें से 30% 40% गया। ये सोच लेना, मेरा हुआ ही प्रॉफिट 15% का है, उसमें से भी 30% सरकार ले जाएगी, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। एक्सपेंस की तो मैं बात कर ही नहीं रहा यहाँ पर। अब कहने का मतलब ये है कि अब मुझे भाई और भी चीज़ चाहिए, मुझे और भी चीज़ चाहिए। अब मेरे पास कैश फ्लो में जो मैंने एसेट में रखा है, ये पहले पहली बार का होता है कि पहली पहली बार में जब ये सब चीज़ें जो है डाली जाएगी, क्योंकि कैश फ्लो जब हमारी सोर्स जनरेट होगी तो कैश फ्लो हमारे मतलब बैंक अकाउंट में ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ये किस में आएगा? बैंक में आएगा। तो भाई कुछ सालों के लिए टैक्स तो देना होता है, वो हर हर कंट्री में होता है। जो सुनते हो ना, ये बिलियनियर ने टैक्स नहीं दिया, ट्विटर खरीद लिया, ये बिलियनियर ने ये नहीं किया, ये खरीद लिया, ये खरीद लिया, उन्होंने तो 1 भी रुपया टैक्स में नहीं दिया। जिसके पास पहले से ये एसेट है ना, तो उसे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब शुरुआत में जब उन्होंने ये सब एसेट खरीदे थे तब उन्होंने भी दिया था, क्योंकि उनके पास भी पैसा उनके पास बैंक में आया था, और जब पैसा बैंक में आया तो उन्होंने भी इनकम टैक्स दिया है। तो पहले पहले टाइम पे ही एसेट को बड़ा करने के लिए टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि वो बैंक के रास्ते से आता है। ऐसा तो है नहीं कि बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हो, $10,000 एक्सएनएस में डाल दिया, किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर में डाल दिया, किसी भी स्टॉक ब्रोकर में डाल दिए, और तुमने 10, मान लो मैं कह रहा हूँ 10 लाख डाल दिए, 10 लाख के तुमने 20 लाख बना दिए। अब ये थोड़ी कहोगे कि भाई जो 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है यार, जीरो था, मेरे को एक काम कर, 10 लाख की ना कोई प्रॉपर्टी देते, मेरे को बैंक में मत दे। वो दे तो देगा, लेकिन सबसे पहले बता दे, देखो जी हमने इनको प्रॉपर्टी दिया, अब इनके प्रॉपर्टी टैक्स काटो अलग से, इनकम अलग से काटना। ऐसा नहीं होता। आएगा तो पैसा पहले बैंक में। मैं अगर ट्रेडिंग की बात करूँ तो वहां से फिर एसेट खरीदे जाएंगे। तो जब खरीदेंगे वहाँ अलग 5% रियल एस्टेट पे लगेगा, कमोडिटीज़ पे 5% अलग से लगता है, इंडेक्स फंड में अलग लगता है, एसटीटी वगैरह, वो आपको पता होगा, जो जो इंडियन मार्केट वाले होते हैं, ठीक है, उनको अच्छे से पता होगा। अब कहने का मतलब ये है कि अब इनसे कैसा बनता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इन सब चीज़ों को सिक्योरिटीज बोला जाता है, ठीक है। अब भाई मुझे अपना पैसा बढ़ाना है ना, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अब जो भी मैं बोलूँगा अपना नंबर एक एग्जाम्पल के लिए बोलूँगा, ठीक है। जस्ट लाइक मेरे पास, जैसे अभी मान लो मार्च चल रहा है, तो पिछले मार्च से अब इस मार्च तक मान लो मेरे पास मेरी स्किल से सोर्स में एग्जाम्पल के लिए मेरे पास यहाँ पर मान लो $3 मिलियन का मेरे पास टोटल प्रॉफिट हुआ, ठीक है। रेवेन्यू नहीं है, प्रॉफिट है, रेवेन्यू छोड़ दो, भी प्रॉफिट की बात है, इतना प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट मेरे बैंक में आ गया तो इसका 30% चला जाएगा। पहले 30% चला गया सब कुछ, 30% जाने के बाद इसमें कितना बचेगा मेरे पास, बताओ। $3 जाने के बाद कितना बचेगा? एग्जाम्पल के लिए कैलकुलेटर कहाँ गया? ओके, 3, इतना ही होता है। इसमें से इसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे 30, नहीं मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई, अरे ये क्या दिखा रहा है?
इसमें से 30% हमें चाहिए इसका 2.1। ठीक है, तुमने ही कर दिया, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर मेरे पास बैंक में कितना दिखेगा, 2.1 मिलियन डॉलर मेरे पास मेरे बैंक में दिखेंगे। अब इस पैसे से मैंने क्या करा, इसे मान के चलो 0.1 मिलियन डॉलर मैंने खर्च करा, और मेरे पास एक्सपेंस में मैंने यहाँ पर 100 के डॉलर, यानी कि आप कह सकते हो कि 8 लाख रुपए, इसमें मैंने 80 लाख रुपए मान लीजिए मैंने पूरे साल में खर्चा करा। अब इसमें जो मेरे पास जो इसके अंदर ये सब कुछ काट पीट के है, क्योंकि इसके अंदर मैंने सोर्सेज भी दिखाया है, सब कुछ दिखाया है, एक्सपेंस। तो ये मेरा एक्सपेंस हो गया। बाकी का जो मेरा 2 मिलियन डॉलर है वो मैंने एज ए एसेट में खरीदने के लिए डाल दिया। अब इन सब के अंदर मैंने फैला दिया, 2 मिलियन डॉलर मैंने फैला दिया, बिल्कुल। किसी कोई इंडेक्स फंड खरीदे, कोई कमोडिटी खरीद ली, कोई रियल एस्टेट खरीद ली, और यहाँ पर मैंने छोड़ दिया। अब ये सब सिक्योरिटीज हैं। अब मैं इन 2 मिलियन डॉलर पे बेसिकली जो मेरा रियल एस्टेट है, कमोडिटी है, शेयर्स हैं, मैं अगर शेयर्स की बात करूं तो मैं क्या करता हूं, अब मुझे एक एक और बिजनेस बनाना है। अब मुझे बिजनेस के लिए लोन चाहिए। अब मैं क्या करूं, मेरे बैंक में पड़ा है सिर्फ 1 लाख डॉलर, बस। ये भी बहुत ज़्यादा है, मुझे इतना भी नहीं रखना, 1 से 2 लाख रुपए रखने हैं, इतने भी नहीं रखने। अब यहाँ पर मान लीजिए मैंने स्किल से कैश फ्लो खत्म कर दिया, अब मैं यहाँ से लाना बंद कर रहा हूँ, यहाँ से अब कैश फ्लो बैंक में पैसा आ ही नहीं रहा मेरे। अब यहाँ जो है मेरे पास इसी में पड़ा हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी सिक्योरिटीज़ का पेपर लेके बैंक के पास जा रहा हूँ, और बैंक से कहता हूँ भाई देखो ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है ठीक है। तो इनके पास जाके मैं कहता हूँ भाई मुझे यहाँ पर बेसिकली 1.5 मिलियन डॉलर का लोन चाहिए, क्योंकि 100% पे नहीं मिलेगा, 100% नहीं मिलता। बैंक क्या करता है, 50 से 75% का टोटल एसेट पे लोन दे सकता, 100% नहीं दे सकता, क्योंकि वो शेयर्स पे लोन मिल सकते हैं, बैंक से आराम से मिल जाएंगे, सिक्योरिटीज पे मिल जाते हैं, रियल एस्टेट पे तो मिल ही जाते हैं। तो इन सब का मिला के मेरे को 50-70%, जो मैंने 1.5 मिलियन डॉलर, इसलिए मैंने अपनी तरफ से बोला है कि 1.5 मिलियन डॉलर का। अब मैं ये पैसा लेके किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देता हूँ, मतलब जैसे जैसे ना फिजिकल इन्वेस्टमेंट, कोई कंपनी मैंने यहाँ खोली है, और इस कंपनी के ही प्रॉफिट से बैंक का जो है लोन पेमेंट होता रहेगा, इंटरेस्ट जाता रहेगा, और उसका जो प्रॉफिट निकलता रहेगा उसके दोबारा से इन एसेट्स में डाल दिया जाएगा। यहाँ से फिर शुरू हो गया, फिर दोबारा से ये, अब यहाँ 2 मिलियन से और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। समझ में आया? तो ये है आफ्टर दिस। जैसे मैं अगर आफ्टर बात करूंगा कि हाँ मेरे पास स्किल है, सोर्स भी बना लिया, मैंने मेहनत करी 2-3 साल, 3 साल 4 साल 5 साल में मैंने इतना पैसा बनाया, और अब मुझे अपनी सोर्स की स्किल की जरूरत नहीं है। आई डू नॉट नीड स्किल एंड सोर्स ऑफ इनकम, आई हैव ओनली मनी। अब मैं पैसे को काम पे लगा के उसी के जरिए सारा का सारा हिस्सा घुमाता रहूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पैसा सही जगह से कमाया हुआ है मैंने, ये नहीं है कि मैंने 4 आईपीएल के सट्टा लगा के पैसा बनाया है, वो वाला नहीं है। ये बेसिकली सही तरीके से है, एक स्किल है या बिजनेस है, उसका पैसा मेरे पास आया, और मैं बेसिकली इसको यूज़ कर रहा हूँ लोन लेने के लिए, और उस बैंक से लोन लेके फिर बाद में मैं उस कंपनी को क्रिएट कर रहा हूँ, फिर उस कंपनी से जो पैसा अर्न होगा उसको मैं बैंक को रीपे करूंगा, इंटरेस्ट भरूंगा, जो मेरे पास प्रॉफिट आएगा दोबारा से एसेट खरीद लूंगा, एंड देन फिर मेरा एसेट बढ़ जाएंगे, फिर दोबारा से एक और ले लूंगा लोन, एंड देन दिस इज द डीएलएक्स पार्ट 1, लीजिंग एसेट एलोकेशन। इस तरीके से हम लोग करते हैं, सभी ऐसा करते हैं। अभी ना आप ये नहीं जानते, ये जो मैंने यहाँ पर जो आपको 2.1 लिखा है ना, ये बेसिकली इतना अमाउंट में सिंगापुर का, ठीक है, जीआईपी बनता है। जीआईपी जानते हो क्या होता है? अभी बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। अगर ये पैसा मैं अपने ही देश में इन्वेस्ट ना करके सिंगापुर में इन्वेस्ट कर देता हूँ एग्जांपल के लिए, तो यहां पर मुझे ग्लोबल इन्वेस्टर प्रोग्राम के अंडर, जैसे हम लोग जीबीपी को बोलते हैं, प्रोग्राम के अंदर मुझे ऐसी ही दुनिया मिलेगी उस देश में, जिसे मैं अल्ट्रा लग्जरी लाइफ कह सकता हूँ, साथ में परमानेंट रेजिडेंसी, अच्छी एजुकेशन, अगर शादी होती है, फैमिली होती है, या पहले से है तो एजुकेशन वैजुकेशन सब कुछ होता। समझ में आया कुछ? तो अब ये एसेट कहाँ इन्वेस्ट करनी चाहिए, सॉरी ये कैश फ्लो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए?
एक टूटी हुई सड़क के सामने जो प्लॉट है उसको खरीदना चाहिए? सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल एंड जो मेरा क्या मानना है, ये मेरा मानना है, ठीक है। सो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो। दिस इज द डीएलएक्स पार्ट 2 आफ्टर सोर्स ऑफ इनकम। सारी चीज़ें वेल रिसर्च्ड हैं, हिरार्कियल लेवल में बताई हुई हैं, कहीं से भी जाके ढूंढ लो, सब कुछ सेम मिलेगा, इंटरनेट पे भी, बैंकिंग वेबसाइट्स पे भी, लीगल वेबसाइट्स पे भी, हर चीज़। कुछ चीज़ें हैं जो इसके अंदर मैंने हाइड करी हैं, जैसे ये एक्सपेंस का क्या मतलब है, इसके साथ इसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सॉरी। और साथ ही साथ ये जो यहाँ पर जो कैश फ्लो के अंदर आपको शेयर्स इंडेक्स फंड है, ये सब एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये आप खुद देख सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट के अंदर आता है और आई एम नॉट ए रजिस्टर्ड एडवाइज़र और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। ओके, समझ में आया है सभी को? यो, सेंटर पार्ट इसका